को तैयार नहीं है और पुलिस यहाँ पर इन्हें और लगातार यहाँ पर पुलिस की तरफ से धमकाया जा रहा है। हम सर को दिखा रहे हैं ना, ये हम दिखा रहे हैं सर, हम आप ही को दिखा रहे हैं। NID कार्ड बस जाऊँ पे आ जाओ। किस बात का डाउट है सर? कुछ तरह का नाम है। असहमति का साहस और सहमति का विवेक, संविधान वर्णित मूल्य एक नागरिक को इन दोनों की हिदायत देते हैं। बीते दिन जब दिल्ली में स्पीकर कॉन्फ्रेंस के दौरान देश के गृह मंत्री अमित शाह संवैधानिक मूल्यों की दुहाई दे रहे थे, तब उसी दिल्ली के, उसी राजधानी के रामलीला मैदान में SSC एस्पिरेंट्स के सपनों पर लाठियां चलाई जा रही थीं दिल्ली पुलिस के द्वारा, जो देश के गृह मंत्रालय को यानी कि अमित शाह को रिपोर्ट करती है। सवाल उठ रहे हैं, ये लोकतंत्र है या लाठी तंत्र? संसद में समोसे की बात हो सकती है तो स्टूडेंट्स की क्यों नहीं? क्या युवाओं का भविष्य एडुकेटी जैसी किसी नौसिखिया एजेंसी के लिए टेस्टिंग लैब की तरह है? क्या नौकरियां देने के लिए SSC गंभीर है या सिर्फ रस्म अदायगी चल रही है? आज के शो में इन सवालों के जवाब तलाशेंगे। 24 अगस्त को शुरू हुआ प्रोटेस्ट अभी भी जारी है। जिन छात्रों को बेरहमी से पीटा गया, उनकी आपबीती सामने आ रही है। हमारे पत्रकार साथियों रजत और राशिद के साथ भी पुलिस ने बदसलूकी की जबकि वो अपना काम कर रहे थे। ये गुस्सा, ये हंगामा, ये सिस्टम का धोखा, सब कुछ खोल कर रखेंगे, क्योंकि छात्र कह रहे हैं जब जब छात्र बोलता है तब तब शासन डोलता है। बात करेंगे उन विधायक की भी जो आज धावक बने नजर आए। अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की राहत का जिक्र करेंगे। फेसबुक पर लिखी पोस्ट जब कोर्ट पहुंचे तो कानून की कौन सी बारीकियां नजर आती हैं। ये भी जानेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री सार्वजनिक करने की मांग पर दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या साफ किया। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। SSC यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसका नाम सुनकर लाखों लाख युवाओं के मन में एक उम्मीद जागती है, एक अदद सुरक्षित सरकारी नौकरी की। लगता है कि बरसों की मेहनत और लगन SSC के जरिए मकाम तक पहुंचाई जा सकती है, लेकिन अब इसी SSC को इन युवाओं के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। आयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो रहा है। हजारों छात्र दिल्ली में बैठे हैं, उन्हें बाढ़, बारिश, आंधी तूफान का डर नहीं है। कल यानी 24 अगस्त को करीब 1,500 छात्र दिल्ली के रामलीला मैदान में इकट्ठे हुए। विरोध प्रदर्शन की मंजूरी सुबह 9 बजे से शाम 5 तक की थी। बहुत सारे छात्र दूर दराज के इलाकों से आए थे, ऐसे में वो 5 बजे के बाद भी बैठे रहे, जिस पर दिल्ली पुलिस ने लाठीचार्ज किया। 40 से ज़्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया, कईयों को चोट आई, विकलांग छात्रों को भी। हमारे साथी रजत और राशिद मौके पर मौजूद थे, जिम्मेदारी भरी पत्रकारिता कर रहे थे। पुलिस ने उनके साथ भी बदसलूकी की, इस पर भी विस्तार से बात करेंगे, लेकिन पहले छात्रों की आपबीती सुनते हैं। मैं शाम में हम लोग स्टेज पे थे तो हमें लगा था कि अब तो रात हो गया। किसी ने बोला कि शाम में तो लाठी चार्ज होता नहीं, लेकिन अंधेरा था तो हम लोग थोड़ा बहुत नारे लगा रहे थे। हमें लगा कि अब ख़त्म हो गया, अब जाना ही है। बारिश भी हो रही थी थोड़ी थोड़ी देर तो फिर उसके बाद पीछे से पकड़ के लगे फेंकने सबको। हम लोग सिविल ड्रेस में, पुलिस वाले ही होंगे, शकल तो किसी का नहीं दिख रहा था क्योंकि अंधेरा। सिविल ड्रेस में थे या पुलिस वर्दी में? नहीं, पुलिस वर्दी वाला तो किसी ने नहीं मारा। जो मारा होगा या खींचा होगा तो सिविल ड्रेस वाला ही होगा, क्योंकि पुलिस की वर्दी से पहचान जा रहे थे हम लोग, तो हम लोग खुद ही थोड़ा सा साइड हो जाते थे कि पुलिस वाले, लेकिन जो सिविल वाले थे वही खींच के ले जा रहे थे हम लोग को वहाँ से। उसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत नारे लगा रहे थे, सोचे कि अब ख़त्म हो गया, अब जाएंगे, अंधेरा हो गया, अब तो यहाँ रह नहीं सकते। बारिश भी हुई थी, कीचड़ ही बहुत था, लेकिन फिर पीछे से किसी ने मुझे खींचा और खींच के ले गया। फिर सीधे मैं जब जगह थोड़ा सा होश में आया तो स्टेज के मैं नीचे पड़ा था, फैला हुआ। अच्छा, आप स्टेज के ऊपर थे? स्टेज के ऊपर था मैं, पहली लाइन में। जब मैं फिर उसने मेरी नींद हल्का सा खुली तो फिर मैं सीधा नीचे फैला हुआ था। आप बेहोश हो गए? उतनी देर पड़े रहे अकेले? पड़े रहा अकेले सब। ये लग रहा है कि ये ऐसे कोई मेरे ऊपर से भागा भी है भगदड़ में, या किसी ने मारा भी है पैर से। वैसे आपने नौजवानों की बात सुनी, अब पूरी कहानी। SSC केंद्र सरकार की एक बॉडी है। केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों और दूसरे दफ्तरों में ग्रुप बी और ग्रुप सी भर्तियां SSC के जिम्मे होती हैं, जहां से नॉन गेजेटेड और नॉन टेक्निकल पोस्ट भी भरी जाती हैं। हर साल लाखों युवा SSC भर्तियों के फॉर्म भरते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग यानी DOPT के तहत काम करता है SSC। इसके तहत सबसे बड़ा एग्जाम होता है
कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एसएससी सीजीएल इसे कहा जाता है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, ऑडिटर्स और केंद्रीय मंत्रालयों में असिस्टेंट जैसे पोस्ट इसके जरिए भरे जाते हैं। इसके बाद होता है CHSL जैसा एग्जाम, 10+2 के लेवल का, लोअर डिवीजन क्लर्क और डेटा एंट्री ऑपरेटर्स के पदों पर भर्ती होती है। ग्रेड C और D के स्टेनोग्राफर, जूनियर इंजीनियर, जनरल ड्यूटी कांस्टेबल जैसे एग्जाम भी SSC ही करवाता है। ये एग्जाम अपने कॉम्पिटिटिव नेचर के लिए जाने जाते हैं। खूब पढ़ाई करनी होती है और प्रैक्टिस भी। गांव देहात, कस्बों से लेकर बड़े शहरों तक के युवा इनमें बैठते हैं। इस बार के SSC CGL एग्जाम में करीब 30 लाख युवा बैठने वाले हैं और इतने हाई स्टेक्स के बीच गड़बड़ियां हो रही हैं। जाहिर है गुस्सा फूटेगा। कुछ यही हुआ इस साल जुलाई के आखिर और अगस्त की शुरुआत में। 24 जुलाई से 1 अगस्त के बीच SSC पोस्ट फेज 13 का एग्जाम होना था। ग्रुप C के पदों पर भर्ती 5 लाख के करीब अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरे। 142 शहरों के 194 सेंटर्स पर एग्जाम कंडक्ट किया जाना था। लेकिन इस कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के शुरू होते ही आने लगी शिकायतें। छात्रों ने कहा सैकड़ों किलोमीटर यात्रा कर जब सेंटर पहुंचे तो पता चला एग्जाम कैंसिल। जहां हुआ वहां टेक्निकल गड़बड़ियां भी सामने आई। एग्जाम को 2 अगस्त तक बढ़ाया गया, लेकिन शिकायतें जस की तस। कभी स्क्रीन ब्लैंक तो कभी माउस नहीं चला, कभी सर्वर खराब तो कभी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं हो पाया। शिकायतें ये भी कि सेंटर बहुत दूर रखे गए। एडमिट कार्ड का भी मुद्दा सामने आया। SSC के नियमों के मुताबिक एग्जाम से 4 दिन पहले तक एडमिट कार्ड रिलीज कर दिए जाते हैं, लेकिन इस बार एकदम आखिर तक नहीं मिले। और इन्हीं मुद्दों की जड़ में रहा पहली बार SSC एग्जाम कंडक्ट करवा रही कंपनी एडिक्विटी का मुद्दा। दरअसल SSC अभी तक जानी मानी IT कंपनी TCS को एग्जाम कंडक्ट करवाने का ठेका देता रहा, लेकिन इस बार ठेका मिला एडिक्विटी करियर टेक्नोलॉजीज को। छात्रों ने आरोप लगाया कि कंपनी तैयार नहीं थी, खासकर इतने बड़े स्तर का एग्जाम करवाने के लिए। इसको लेकर जुलाई के आखिर में कुछ छात्र और कोचिंग संस्थान वाले टीचर सड़कों पर उतरे। राजधानी दिल्ली में कुछ विरोध प्रदर्शन पटना, जयपुर, लखनऊ में भी हुए थे। दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों की शरणस्थली यानी जंतर मंतर में 31 जुलाई और 1 अगस्त को जुटान हुआ। नाम दिया गया दिल्ली चलो। छात्रों अध्यापकों ने नारेबाजी की, तख्तियां लहराई, DOPT के मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात की मांग की। सोशल मीडिया पर SSC सिस्टम सुधारो, जस्टिस फॉर एस्पिरेंट्स और SSC मिसमैनेजमेंट हैशटैग चले। देखते देखते स्थिति तनावपूर्ण भी हुई। 1 अगस्त को जब प्रदर्शनकारी DOPT की तरफ बढ़े तो पुलिस से हल्की फुल्की झड़प हुई। लाठीचार्ज के आरोप लगे, जिन्हें पुलिस ने नकारा। कई टीचर्स को हिरासत में लिया गया। बस में बेवजह घंटों घुमाने के आरोप लगे, बाद में छोड़ दिया गया। ललन टॉप ने इस पूरे घटनाक्रम की पल पल की कवरेज की थी। कुछ दिनों बाद SSC चेयरपर्सन S गोपाल कृष्णन से इंटरव्यू में हमने सारे जरूरी सवाल पूछे। कई पहलुओं पर गड़बड़ियों की बात उन्होंने स्वीकारी और सुधार की बात भी कही। यार मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी भी सरकारी प्रोक्योरमेंट हो या टेंडर हो, रोल फॉर डिस्क्रिशन इज केप्ट मिनिमल। प्रोसीजर डॉक्यूमेंटेड है, उसके हिसाब से ही कर सकते हैं, नहीं तो इसका बहुत अब्यूज हो सकता है। तो जिस प्रोसेस से, दिस इज ओनली वन एजेंसी। हमको टेंडर के थ्रू, जैसे मैंने पहले बताया, 4 अलग अलग एजेंसीज चुने हैं। उस हर एजेंसी को एक टेंडर करवा के ओपन ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के टेक्निकल एवेल्यूएशन करते हैं, उसके बाद फाइनेंशियल एवेल्यूएशन करते हैं, उसके बाद सेलेक्ट करते हैं। तो एक बात तो है, जिसके पास लो बिड है लेकिन टेक्निक नहीं है, वो सेलेक्ट नहीं होना चाहिए। और जिसके पास खाली टेक्निक है लेकिन रेट एस्ट्रोनॉमिकल है, वो भी नहीं आना चाहिए। ये बैलेंस करके आगे लेने का प्रोसेस है, कोई नया चीज़ नहीं है। यहाँ के सारे मिनिस्ट्रीज, हर स्टेट के सारे मिनिस्ट्रीज में ऐसा ही होता है। मेरा यही कहना है कि ये पूरा प्रोसेस जो है ट्रांसपेरेंट है, पब्लिक डोमेन में है। कोई भी अभी CPP पोर्टल में जाके इस टेंडर से जुड़ा हुआ सारे ट्रांजैक्शंस को देख सकते हैं और पता लग सकता है कि भाई कौन कैसा किसी एजेंसी को सिलेक्ट करता है। इस बीच SSC स्टेनोग्राफर का एग्जाम हुआ। छात्रों ने फिर से उन्हीं गड़बड़ियों के आरोप लगाए। SSC CGL एग्जाम को भी स्थगित कर दिया गया। नतीजा, छात्रों का पारा हाई और एक बड़े विरोध प्रदर्शन का बुलावा। कुल 3 मांगों के साथ एडिक्विटी को हटाया जाए, सिलेबस से बाहर के सवाल हटाए जाएं और सेंटर ठीक तरीके से आवंटित किए जाएं। इन सवालों पर जवाब क्या है? ललन टॉप के दीपक तेनगुरिया ने SSC चेयरपर्सन से एक बार फिर पूछा, जिनका कहना था कि बात तो पहले ही हो चुकी है। इंडिविजुअली नहीं हुआ है भाई, इंडिविजुअली नोबडी हैज कम हियर, नोबडी हैज मेट अस, बट जैसे इस माध्यम से भी हम बोल रहे हैं, आई एम एड्रेसिंग टू द सेम थिंग्स व्हिच हैव एड्रेस्ड। जो भी कल एजिटेशन के बारे में पढ़ रहे हैं और लिख रहे हैं, मैक्सिमम इश्यूज पहले ही यहीं आके लोग हमें मिल के लिखित में दे चुके हैं, एंड वी आर इन द नो ऑफ दैट एंड वी आर टेकिंग करेक्टिव एक्शन। तो यह है इस मुद्दे पर अब तक का हिसाब। इस बीच कुछ और बातें हो रही। कुछ टीचर्स में आपस में भिड़ंत, एक दूसरे पर इस आंदोलन को खराब करने और लाइमलाइट लूटने के आरोप। वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं, आप देख सकते हैं। हम कुछ और ज़रूरी बात करना चाहते हैं। जैसा हमने आपको बताया, दिल्ली पुलिस ने प्रोटेस्ट करने गई ललन टॉप की टीम से बदसलूकी की और इसके केंद्र में है दिल्ली सेंट्रल के DCP नितिन वल्सन, 2012 बैच के IPS अधिकारी। पहले देखिए उन्होंने क्या किया और करवाया। क्या हम सर को दिखा रहे हैं ना, ये ले हम दिखा रहे हैं, हम आप ही को दिखा रहे हैं।
हेलो NID कार्ड मोबाइल नंबर बताओ। जी सर मोबाइल नंबर 8318 मोबाइल नंबर नोट कर लो इसका। बस जाओ पे आ जा। किस बात का डाउट है सर? वही नींद आ रही है। तो आपने देखा पहले कैसे हमारे रिपोर्टर रजत से उनका नाम पूछा जाता है, फिर आईडी कार्ड देखा जाता है, नंबर मांगा जाता है, फिर बारी आती है कैमरा पर्सन, कैमरा जर्नलिस्ट, वीडियो जर्नलिस्ट राशिद की। उनका आईडी कार्ड देखते ही अचानक से डीसीपी साहब को डाउट होने लगता है और इसी के आधार पर हमारे दोनों साथियों को धके आते हुए बस में बिठा दिया जाता है। उनके आई कार्ड जब्त कर लिए जाते हैं, जो अभी भी दिल्ली के कमला नगर पुलिस स्टेशन में है जब मैं ये शो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हमारे साथियों से सुनिए। 23 अगस्त की सुबह तकरीबन 9:15 बजे मैं और राशिद रामलीला मैदान पहुंच गए थे एसएससी प्रोटेस्ट को कवर करने के लिए। हम सुबह से प्रोटेस्ट कवर कर रहे थे। जैसे जैसे शाम हुई वहां पर पुलिस बल लगातार बढ़ता जा रहा था। 5-6 बजे के बीच जो एसीपी हैं वो मंच पर आती हैं। वो छात्रों से अपील करती हैं कि 5 बजे तक आपके पास परमिशन थी, अब ग्राउंड खाली कर दें, रामलीला मैदान से आप लोग चले जाएँ और कल सुबह की परमिशन है, कल सुबह आप आ जाइए। छात्र हटने को तैयार नहीं थे। तमाम छात्र थे जो अलग अलग राज्यों से आए थे, कोई हरियाणा, कोई राजस्थान, कोई बिहार से आया था। तो उनका कहना था कि हम रात में कहाँ जाएंगे, हम तो प्रोटेस्ट के लिए आए हैं। उसी बीच धीरे धीरे पुलिस की मौजूदगी वहाँ पर बढ़ती जाती है। हम अपना काम कर रहे थे, तभी जो दिल्ली के सेंट्रल के डीसीपी हैं नितिन वालसन, वो वहाँ पर आते हैं। वो हमसे कहते हैं कि तू बड़ा हीरो बन रहा है, मैं सुबह से तुझे देख रहा हूँ, तू अब यहाँ से जा। तो हम भी उनसे वो विनम्रतापूर्वक ही कहते हैं, सर जैसे आप अपना काम कर रहे हैं हम भी अपना काम कर रहे हैं। और ये कह के मैं अपना काम करने लगते हैं और राशिद भी शॉट्स लेने लगते हैं कि पुलिस बल के और बाकी प्रोटेस्ट के। तभी वो पीछे से फिर से आते हैं। वो मुझसे कहते हैं कि तू अपना आईडी कार्ड दिखा। मैं अपना आईडी कार्ड दे देता हूँ। वो अपने साथी पुलिसकर्मी को कह देते हैं इसकी फ़ोटो ले, और फिर वो कहते हैं अपना नंबर बता इसे। फिर मैं अपना नंबर बता ही रहा होता हूँ, तब तक वो राशिद से कहते हैं तू भी अपना आईडी कार्ड दे। आईडी कार्ड राशिद देते हैं। उसके बाद राशिद का आईडी कार्ड देखने के बाद वो कहते हैं डाउट है, अब जाँच। ऐसा कुछ हुआ? हाँ, मतलब मेरे हाथ से कार्ड लिया है, मतलब 1 सेकंड का टाइम था वो। उन्होंने देख के डाउट भी उनको हो गया कि डाउट है, इनकी जांच होगी, इसको लेके जाओ, इससे पूछताछ होगी। हम लोग पूछते भी रहे, मैं भी पूछता रहा, राशिद भी पूछते रहे, आखिर ऐसी क्या जांच होगी, हम तो अपना काम कर रहे हैं, हम आपके काम के बीच में भी नहीं आ रहे थे, अवरोध भी नहीं पैदा कर रहे थे। उसके बाद वो जो साथी पुलिसकर्मी हैं उनसे वो आदेश देते हैं कि इनका मोबाइल छिना लो, इनका माइक छिना लो, इनका कैमरा छिना लो। तमाम चीज़ें वो छिना लेते हैं और हमें खदेड़ते हुए बस में ले जाते हैं और हमें बस में बैठा देते हैं। मगर एक जो चीज़ अच्छी हुई कि जब ये सब हो रहा था आपाधापी, तो राशिद ने कैमरे का मेमोरी कार्ड आप निकाल लिया। हाँ, मतलब जो उन्होंने बोला कि माइक और कैमरा इनका छीन लो, तो वो छीना झपटी करने लगे पुलिस वाले। तो इतने में मैंने जल्दी से मेमोरी कार्ड चुपके से निकाल लिया था, वरना जब मैंने फिर बाद में जब हम बस में बैठे थे तो उनके पास कैमरा था, वो तो वो पूरा चेक कर रहे थे उसमें फुटेज वुटेज। वो पता नहीं उन्हें मिल नहीं पाई क्योंकि कार्ड मेरे पास था। वो उस दौरान समझ नहीं पाए। और ये सही रहा कि जब ये सब चीज़ें हो रही थी, जब हमारा आईडी कार्ड चेक किया जा रहा था, तो कैमरा ऑन था, राशिद सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे थे। उसके भले विजुअल ना आए मगर आवाज़ उसमें आ रही थी। अब हमारे कुछ सवाल हैं डीसीपी नितिन वालसन के लिए भी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लिए भी, जिनके अंडर में दिल्ली पुलिस का महकमा काम करता है। सवाल, क्या डीसीपी नितिन और दिल्ली पुलिस महकमा मीडिया को डराने धमकाने में यकीन रखता है? क्या ये उनका मीडिया मैनेजमेंट है? क्या हमारे पत्रकारों को इसलिए निशाना बनाया गया ताकि पुलिस की कारस्तानी सामने ना आ सके? रामलीला मैदान पर लाठीचार्ज की परिस्थितियां क्यों बनी? क्या और बेहतर तरीके से स्थिति नहीं संभाली जा सकती थी? ये छात्र कोई पेशेवर अपराधी नहीं और किसी किस्म की अराजकता नहीं कर रहे थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बताएं कि क्या भारतीय न्याय दंड संहिता में कोई ऐसी धारा जोड़ दी गई जिसके तहत शांतिपूर्ण तरीके से अपना काम कर रहे पत्रकारों से बदसलूकी की पुलिस को इजाजत है, या उन्हें डिटेन किया जा सकता है अपना काम करने के लिए? क्या केंद्रीय गृह मंत्रालय डीसीपी नितिन वालसन की जवाबदेही तय करेगा? भारत के संविधान में अभिव्यक्ति की आज़ादी का महत्व है। संविधान कहता है भारत के किसी भी नागरिक के साथ रंग, जाति, धर्म, नस्ल और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। जाहिर सी बात है कि ये बातें आईपीएस अधिकारी नितिन वालसन को भी पता होंगी। यूपीएससी की तैयारी भी की होगी, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा भी होगा और शपथ तो उसकी खाते ही होंगे। यूपीएससी की प्रतिष्ठित तैयारियों के बाद अब जीवन में उसके अमल की बारी आई तो आई कार्ड देखकर उनके भीतर के बायसेस सामने आ गए। छात्रों के सवाल हम फिर भी पूछते रहेंगे, क्योंकि जनादेश के नाम पर सत्ता में बैठे और
उस जनादेश को जो रिपोर्ट करते हैं ऐसे ब्यूरोक्रेसी वाले, उन सब की जिम्मेदारी तय करने की जिम्मेदारी हमारी ही है। लोकतंत्र की और संविधान की दुहाई सिर्फ आपके लिए नहीं है, जिम्मेदारियां सबकी हैं, जवाबदेही सबकी है। इसलिए सवाल पूछा जाएगा और दिल्ली पुलिस से जुड़ा हर सवाल गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ा सवाल भी है। अब अगली खबर की बारी। देश के अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव 9 सितंबर को होगा। उपराष्ट्रपति पद के दोनों कैंडिडेट्स ने पर्चे भर दिए हैं। अब अपने अपने लिए समर्थन जुटाने की कवायद चल रही है। लेकिन इस बीच देश के गृह मंत्री अमित शाह ने इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी पर एक बार फिर से निशाना साधा। न्यूज एजेंसी ANI को दिए इंटरव्यू में उन्होंने बी सुदर्शन रेड्डी पर सलवा जुडूम को खत्म करने को लेकर आरोप लगाया। बोले, सलवा जुडूम आदिवासियों ने अपनी आत्मरक्षा के लिए बनाया था, लेकिन इन्होंने इसे खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड है, सलवा जुडम को इन्होंने खारिज कर दिया। आदिवासियों का आत्मरक्षा का जो अधिकार था उसको उन्होंने समाप्त कर दिया। इसके कारण इस देश में नक्सलवाद 2 दशक ज्यादा चला है। उस वक्त नक्सलवाद अंतिम सांसें गिन रहा था कि जो आदिवासी थे, जो बच्चों को पढ़ाना चाहते थे, जिनके यहाँ रोड नहीं पहुंचता था, इससे परेशान थे, जिनके यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं नहीं थी, वो परेशान थे। उन्होंने खुद की रक्षा के लिए सलवा जुडम बनाया था। इसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। ये तो सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड है, इनका जजमेंट है। और इसके बाद जो स्कूल तबाह हो गए थे नक्सलियों के कारण, उस स्कूलों में CRPF और सुरक्षा बल बैठे थे। रातों रात एक ऑर्डर करके सबको बाहर कर दिया। कई जगह हमले हुए सुरक्षा बलों पर। ये दोनों जजमेंट, इसका जवाब श्री सुदर्शन रेड्डी से ज्यादा राहुल गांधी ने देना चाहिए। अमित शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से इस फैसले पर जवाब मांगा। इससे पहले अमित शाह ने 22 अगस्त को केरल में बी सुदर्शन रेड्डी को सलवा जुडूम पर रोक के फैसले पर घेरा था और कहा था कि सुदर्शन रेड्डी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने नक्सलवाद की मदद की, सलवा जुडूम पर फैसला सुनाया। अगर उन्होंने 2011 में इस पर फैसला नहीं दिया होता तो 2020 तक माओवाद की समस्या खत्म हो गई होती। बता दें, बी सुदर्शन रेड्डी 2007 से 2011 तक सुप्रीम कोर्ट के जज रहे। सलवा जुडूम छत्तीसगढ़ के बीजापुर में शुरू हुआ एक अभियान था। इसे छत्तीसगढ़ सरकार और कुछ स्थानीय लोगों ने साल 2005 में शुरू किया था। मकसद नक्सलवाद को रोकना। अभियान में आदिवासी युवाओं को विशेष पुलिस अधिकारी यानी SPO के रूप में शामिल किया गया था। रिपोर्ट बताती है कि इस अभियान और लोगों को नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई के तौर पर इस्तेमाल किया गया। उस वक्त राज्य में बीजेपी की रमन सिंह की सरकार थी। इस दौरान कई लोग मारे गए, कई गांव जलाए गए और कई आदिवासियों को विस्थापित भी होना पड़ा। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक इस दौरान 422 माओवादी, 1019 गाँव वाले और 726 सुरक्षाकर्मी मारे गए। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुनवाई कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी। 2011 में फैसला आया। कोर्ट ने सलवा जुडूम को अवैध और असंवैधानिक घोषित कर इसे बंद कर दिया। तब केंद्र में UPA की सरकार थी, गृह मंत्री थे P चिदम्बरम। ये तो रहा संदर्भ। अब 14 साल बाद आज के वक्त के गृह मंत्री की बात इस मुद्दे पर क्यों हो रही है, ये जानते हैं। अमित शाह के केरल में दिए भाषण के बाद बी सुदर्शन रेड्डी ने पलटवार किया। अगले दिन यानी 23 अगस्त को द हिंदू अखबार में उनका इंटरव्यू छपा। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कभी केंद्र सरकार को नक्सलियों से लड़ने से नहीं रोका, लेकिन राज्य अपनी जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी को किसी और को नहीं सौंप सकता। रेड्डी ने कहा कि वे अमित शाह के साथ बहस नहीं करना चाहते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सार्वजनिक बहस के लिए नहीं होता। लेकिन बात यहां नहीं रुकी। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस ने गृह मंत्री के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। जस्टिस कुरियन जोसेफ, जस्टिस मदन बी लोकुर और जस्टिस जे चेलमेश्वर समेत 18 रिटायर्ड जजेस ने अमित शाह को चिट्ठी लिखी और साफ किया कि देश की सबसे बड़ी अदालत का फैसला नक्सलवाद या इसकी विचारधारा का समर्थन नहीं करता। जजेस ने उपराष्ट्रपति चुनाव प्रचार में सभ्य व्यवहार की अपील की। ये तो रही बी सुदर्शन रेड्डी और अमित शाह के बीच हुए मुखामुखम की बात। अब बात उपराष्ट्रपति पद के इर्द गिर्द हो रही है तो जगदीप धनखड़ की भी चर्चा कर लेते हैं। 21 जुलाई को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर उन्होंने इस्तीफा दिया। सवाल पूछा विपक्षियों ने, कहां है? इस्तीफे के बाद से ना बयान आया, ना कोई सार्वजनिक तस्वीर। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी समेत कई नेता इस सवाल को लेकर मुखर रहे और यही सवाल एक पॉडकास्ट में, एक इंटरव्यू में अमित शाह से पूछा गया। उन्होंने कहा, इस मुद्दे को खींचकर बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए। इसमें बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए। धनखड़ जी संवैधानिक पद पर बैठे, अपने कार्यकाल में उन्होंने संविधान के हिसाब से अच्छा काम किया जी। इनकी निजी स्वास्थ्य की समस्या के कारण इन्होंने इस्तीफा दिया है। हाँ। इसको ज्यादा खींचकर कुछ ढूंढने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इससे पहले 22 अगस्त को न्यूज एजेंसी PTI ने जगदीप धनखड़ का हालचाल छापा। रिपोर्ट के मुताबिक वे नियमित योगाभ्यास कर रहे हैं, शुभ चिंतकों के साथ टेबल टेनिस खेलते हैं, स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। हम देश के पूर्व उपराष्ट्रपति के बेहतर स्वास्थ्य की कामना करते हैं। अब सुर्खियों का रुख।
ईडी वर्सेस टीएमसी। एमएलए जीबान कृष्णा साहा आज के दिन का हाई पॉइंट रहे कई कारणों से। पहली, अखबारी बातें, विधायक अरेस्ट हुए। अरेस्ट के पहले कई ठिकानों पर लगभग 5 घंटे तक छापेमारी हुई। अब जनरुचि की बात, विधायक जी आज धावक थे, हाई जंपर थे, वॉल जंपर भी थे, थ्रोअर भी थे। कहा है कि छापामारी के दौरान वो मुर्शिदाबाद के अपने घर की दीवार फांदकर भागने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान कई और ललित कलाएं की जो साहसिक खेलों का आभास दे रही थी। उन्होंने ऐसा काम भी किया जो तकनीक के इस दौर में त्याग कहा जा सकता है। अपना मोबाइल फोन घर के पीछे झाड़ियों में फेंक दिया, लेकिन ये दौड़ भाग काम नहीं आई। दीदी के एमएलए को ईडी ने पकड़ ही लिया। ईडी की यह कार्रवाई शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में की गई। मकसद घोटाले में शामिल कथित पैसों की हेराफेरी के नए सबूत जुटाना। जीबान साहा पर आरोप है कि उन्होंने राज्य के अनुदान प्राप्त स्कूलों में फर्जी तरीके से टीचिंग जॉब दिलाने के लिए रिश्वत ली थी। मामले के तार पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन से जुड़े हैं, जिसके जरिए हजारों टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ की अवैध नियुक्ति की गई थी। इससे पहले ईडी ने उनकी पत्नी टगरी साहा समेत परिवार के अन्य लोगों से पूछताछ की। अगली सुर्खी सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी है। अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को बड़ी राहत मिली। हरियाणा सरकार की ओर से जिस एफआईआर में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़ी दूसरी एफआईआर पर कोर्ट ने अंतरिम आदेश भी दिया। मजिस्ट्रेट को इस पर संज्ञान लेने से रोक दिया गया। यह आदेश तब आया जब अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने पीठ को बताया कि महमूदाबाद के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज हैं। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की बेंच में महमूदाबाद की तरफ से कपिल सिब्बल पेश हुए। उन्होंने कहा, पुलिस का प्रोफेसर पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 लगाना सबसे दुर्भाग्यपूर्ण। ये धारा उन अपराधों के लिए जिसमें देश की संप्रभुता पर हमला हो। याद दिला दें, हरियाणा पुलिस ने 18 मई को महमूदाबाद को गिरफ्तार किया। सोशल मीडिया पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पोस्ट करने पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। वे 21 मई तक कस्टडी में रहे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कुछ शर्तों पर अंतरिम जमानत दी। इसमें पासपोर्ट सरेंडर भी शामिल था। साथ ही कोर्ट ने जांच के लिए हरियाणा के डीजीपी को एसआईटी बनाने का आदेश दिया था। अगली सुर्खी, पीएम नरेंद्र मोदी की डिग्री सार्वजनिक नहीं होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग यानी सीआईसी के आदेश को पलट दिया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता बोले कि किसी की व्यक्तिगत जानकारी आरटीआई के तहत नहीं मांगी जा सकती। कोई 1978 में पास हुआ है, ये उनके मौजूदा कर्तव्यों से जुड़ा नहीं। वहीं दूसरी तरफ से पेश हुए सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े ने कहा, डिग्री से जुड़ी जानकारी पब्लिक डोमेन में होती है। आम आदमी हो या सेलिब्रिटी, सभी को जानकारी पाने का हक है। दिल्ली हाईकोर्ट के जज सचिन दत्ता ने सभी दलीलें सुनने के बाद सीआईसी के आदेश को रद्द कर दिया। बता दें, ये मामला करीब 8-9 साल पुराना है। साल 2016 में आरटीआई आवेदक नीरज शर्मा ने जानकारी मांगी थी कि 1978 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री किस किस ने हासिल की थी। मुद्दे को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी उठाया था और पीएम मोदी से डिग्री का खुलासा करने की मांग की थी। नीरज शर्मा की मांगी जानकारी को यूनिवर्सिटी ने यह कहकर देने से मना कर दिया था कि ये निजी जानकारी है और इसका सार्वजनिक हित से कोई लेना देना नहीं है। यूनिवर्सिटी के इस फैसले के बाद शर्मा ने सीआईसी में अपील की। दिसंबर 2016 में सीआईसी के सूचना आयुक्त प्रोफेसर एम आचार्युलू ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को 1978 के बीए पास छात्रों की लिस्ट सार्वजनिक करने का आदेश दिया। इसको चुनौती देते हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 23 जनवरी 2017 को हाईकोर्ट का रुख किया, जिस पर अब ये फैसला आया है। आज का ललन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।